पैसा रिटर्न करे, क्वाइन के बदला क्वाइन देती है। हम पहली बार साधन दिए कि नहीं आप जितना पैसा लगाएंगे उसका 2% देंगे और हम 60 महीने तक देंगे, यानी 10 लाख लगाए तो 12 लाख वापस कर देंगे। अब क्वाइन फिर 72 महीना होगा, डबल आपको वापस कर देंगे, जितना रखे थे वो डबल। और आज जो रेट है उससे रेट नीचे नहीं जाएगा, वो लॉक है, यानी 2 रुपया लीजिएगा तो 2 से कभी 1.90 नहीं होगा कभी। तो जब आपको दुगना क्वाइन मिलेगा, 2 रुपया भी रेट रहेगा, तो उस समय भी तो 2 गुना क्वाइन मिल गया आधा, समझ गए? तो दुगना कमाई फिर आ गई आपको 6 साल में ही, यानी 20 लाख का बेच सकते हैं ना, 1 रुपया रेट नहीं बढ़े, 1 चवन्नी रेट ना बढ़े। ये कौन सुरक्षा देता है भाई? तो ये सुरक्षा हमने दिया है। क्रिप्टो करेंसी में घबराइएगा नहीं, जो लोग लगाए हैं आप निश्चित रहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट, दूरदृष्टि। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है तात्क्षणिक लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आज पूरे विश्व का खरबों रुपया ये युद्ध के कारण डूब गया, लोगों का शेयर में निकल जाएगा क्या? चंदन जी के भी डूबा है, क्या कहिएगा? लगाया सब डूब गया, दुनिया की स्थिति क्या कर लीजिएगा? तो ये होता है, आप रिस्क लिए ही हैं कि 2 रुपया लगाएंगे, 2 रुपया में खरीदेंगे, 200 रुपया रेट हो जाएगा, तो रिस्क तो लिए हैं, अरबपति बनना है। तो भैया 200 का चीज 2 रुपया भी होगा, इसके लिए भी तो तैयार रहिए, जब रिस्क ही लिए। हाँ, रिस्क नहीं लेना है तो हमारे यहाँ फिक्स कीजिए, कहाँ टेंशन है? 5.5 साल में डबल मिल जाएगा, कहाँ टेंशन है? एक चवन्नी कम नहीं मिलेगा, गारंटी है। तो रिस्क नहीं लेना है तो फिक्स कीजिए, रिस्क लेने के भी मन है, रेट अप एंड डाउन हुआ तो मुंह फुला के बैठेंगे, समझ गए? तो ये चीजें। अब मैं लास्ट चीज बात करूंगा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक चीज जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है। हेलो, मोबाइल ऑन ही है आपका, ना बंद करने आता है क्या? यही आदतें, आदत में क्या बोला था, इंसान को अपनी आदत चेंज करने की। कहता है लोग कामयाब नहीं होता है, लोग आगे नहीं निकलता। भाई जब 10 साल में हम अपनी आदत में सुधार नहीं लाएंगे तो जिंदगी में सुधार खाक लाएंगे हम। आदत। आइए नरेश भैया आए, एक बार जोरदार ताली नरेश भैया के लिए। आज हम जो भी हैं वो अपने आदतों की वजह से, पहले काम करके जो पहले जैसे काम करते थे, जो आप आज हैं, तो आज भी सुधार नहीं करेंगे तो जो आप हैं आज वो कल भी वही रहेंगे, आप कोई बदलाव नहीं आएगा। आदतों को सुधारना पड़ता है लोगों को। मैं कहाँ था जी? क्रेडिट कोऑपरेटिव। कहाँ था हम? क्रेडिट कोऑपरेटिव। अच्छा, क्रेडिट कोऑपरेटिव। चलिए कुछ लोग तो यहाँ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई, आप लोग ज्यादा देर से बैठ गए हैं शायद। अभी नए लोग बहुत सारे हैं इसमें, आप लोग खास कर बताइएगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव जो एफडी आरडी होता है, बैंक वाला काम होता है, कितने लोगों को डर लगता है? दिल पर हाथ रखे, गलत नहीं बोलिएगा, सच्चाई बोलिए तब मैं बात करूंगा। कितने लोगों को डर लगता है उससे? डर सबको लगता है, झूठ ना बोलिए, न तो हम विद्या कसम अभी दे देंगे। क्या नरेश भैया? हाँ, बाबू क्रिया तो नहीं है, खबर लगता है। देखिए सबको डर, 80% को डर लगता है। न लगता है तो काहे नहीं बिजनेस निकाल रहे हैं? डर लगता है, हकीकत है। इसमें गलत क्या है भाई? तो डर क्यों न लगे? डर इंसान को, जहां पैसा निकालने की बात आएगी वहां तो डर लगेगा भाई, क्या? तो कॉमन सी बात है। और सैकड़ों वर्षों से ऐसा पैसे की कंपनियों ने काम किया है, इस मार्केट को इतना गंदा किया है कि लोगों को तो डर लगेगा भाई। इसमें कौन सी बात है? लगेगा ही क्या? लेके भाग जाएगा तो डर लगेगा। यहाँ लेके भागा ही लोग हैं, बहुत सारी कंपनी भागी है। अब आवाज निकलने लगा कि बहुत चला गया वो, या आप तो यही है, वो चला गया। चलिए आप हैं ना।
यस, चलिए उसके बाद में डर, कोई भी चीज में डर क्यों लगता है मालूम है? किसी चीज का अज्ञानता का नाम ही डर होता है। जब आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान न होगा तो आपको डर लगेगा। लगता है डर? ज्ञान का अभाव ही डर होता है। आप जिस कंपनी में पैसा डाले उसके बारे में ज्ञान लिए थे क्या? जानकारी लिए थे क्या? उस कंपनी को पैसा उठाने का अधिकार था नहीं था? क्या था नहीं था? ये आपने पूछा था क्या? कोई ज्ञान। डर क्यों न लगे? कुछ नहीं बताया था, सिर्फ वो बताया था हम हैं। आपको ज्ञान होता तो डूबते ही नहीं। ज्ञान क्या होता है मैं बता रहा था। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का अभाव डर कहलाता है। जैसे बचपन में हमें कोई बता दे कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहता है, तो हम जब जाते थे तो ऑटोमेटिक वहां डर लगने लगता था। क्यों डर लगता था? ज्ञान का अभाव था। धीरे धीरे ज्ञान हुआ कि नहीं, पीपल में कोई भूत वूत नहीं रहता है, झूठ बात है। जैसे जैसे ज्ञान हुआ डर खत्म हो गया। आज डर लगता है क्या किसी को? नहीं लगता। जब आपको मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर था, स्कूल में जाते थे तो उस क्लास में डर लगता था। पहले से डर जाते थे कि मैथ का क्लास होने वाला, मैथ का ज्ञान हमें कम है, तो डर लगता था। डर का ही नाम जो है ना, ज्ञान का अभाव होता है। तो ज्ञान क्या है कि जितनी भी संस्थाओं ने सैकड़ों वर्ष में पैसा उठाया, पहले तो आते हैं पॉजिटिव निगेटिव बातों पर। हर समय में सकारात्मक और नकारात्मक चीजें रही हैं, ये दुनिया में सब दिन रहा है। नकारात्मक चीजों का ज्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ता है, सकारात्मक का कम पड़ता है। ये ह्यूमन नेचर है। हर युग में भी ऐसा नहीं कि ये कलयुग में ऐसा हो रहा है। मान लिया जाए त्रेता युग में भी जब निगेटिव रावण था तो पॉजिटिव राम भी आए थे। दोनों एक कैरेक्टर है जो एक निगेटिव रोल को अदा करता है, एक पॉजिटिव रोल। त्रेता युग में भी, द्वापर में भी प्रभु श्री कृष्ण थे तो कंस भी तो था। हर युग में पॉजिटिव निगेटिव साथ चला है, ये आप जान लीजिए। मानते हैं ऐसा? हर युग में। तो आपको मैं बताऊं, आपने नाम सुना है इस देश में बैंकों का, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इस सब का नाम सुने हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। कितना साल से देश में काम कर रहा है वो? जन्म आप लिए तब से? आपके दादाजी जन्म लिए थे उससे भी पहले से? मालूम होगा नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। 170 वर्षों से लगभग 100, कोई 65 वर्ष, कोई 68 वर्ष, कोई 70 वर्ष से देश में है बैंक। सोचिए, देश क्या था? गुलाम। सरकारी बैंक था क्या वो? सब प्राइवेट था। कब तक चला? अभी तक चला। नेशनलाइज कब हुआ? इंदिरा गांधी ने किया 40-50 साल पहले। हेलो, एक बैंक 10 साल पहले हुआ, इंपीरियल बैंक, जिसको आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। पहले नाम इंपीरियल बैंक उसका था। वो बैंक 10 वर्ष पहले हुआ, बाकी 10 वर्ष बाद सब इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया सब। तो जब वो बैंक प्राइवेट सैकड़ों वर्ष चला, वो पैसा लेके नहीं भागा लोगों का। जब देश गुलाम था उस समय से पैसा उठाता था, आज भी वो है, लेकिन नहीं भागा किसी का। इससे स्पष्ट होता है कि जिसकी नीति और नियत साफ है वो सैकड़ों वर्ष प्राइवेट के रूप में भी इसी देश में, गुलाम देश में भी काम किया, और जिसकी नियत और नीति खराब थी वो 5 साल में लोगों का पैसा लेकर भागा। पहला, समझ रहे हैं बात? पहली नंबर बात जो है। दूसरी बात आते हैं, बैंक को एक एक्ट बनाया गया। बैंक में एक एक्ट बना। एक्ट कैसे बनता है? एक्ट कहां बनता है? एक्ट के महान दाता तो इधर बैठे हैं ना, आज जिनका जन्म दिवस संविधान में। कहां बनता है एक्ट? संविधान में, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कौन पास कराता है? लोकसभा, राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास होकर एक्ट बनता है, राष्ट्रपति की मोहर लगकर। एक्ट का ये रोल है। सुनिए, आज जानकारी रखिए, ये भय को अपने से अंदर दूर कीजिए। आज के बाद शेर की तरह दहाड़िए फील्ड में,
मैं विश्वास दिलाता हूं 1 साल बाद सबके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा जितना अभी तक आपने सोचा नहीं है। ये पूरी जिंदगी भारी पड़ जाएगी अगला 1 साल में, यदि आप विश्वास के साथ ज्ञान लेकर काम फील्ड के अंदर करेंगे तो। आप जवाब दीजिए, दुनिया तो पूछेगा सवाल। दुनिया सवाल नहीं पूछती तो मॉडल आपके लिए नहीं होता। मॉडल भी एम्प्लॉय रख के काम कराती। मॉडल हमें करोड़ों रुपया इसलिए दिया है कि मैं दुनिया को जवाब दिया हूं। समझ गए बात? इसीलिए रखा है। तो मैं क्या बताया, एक्ट 49 एक्ट बैंकों का आया। ध्यान रखिए, आप लोगों को बताइए 1949 में बैंकों का एक्ट आया। वो पार्लियामेंट ने पास किया और रिजर्व बैंक को दे दिया कि रिजर्व बैंक तू बैंकों को इस गाइडलाइन के तहत चलाएगा। दिया। बाद में देखा कि बहुत सारी कंपनियां शेयर बोर्ड वगैरह होता था, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में लगाना शुरू किया। उसमें जब प्रॉब्लम आना शुरू किया तो फिर एक एक्ट बनता है और उस एक्ट को फिर वही पार्लियामेंट पास करता है और देता है सेबी को, तुम इसका देखरेख कराओ। फिर इंश्योरेंस के क्षेत्र में कुछ कंपनियां गलत अफवाह गलत काम करने लगी मार्केट में, तो फिर एक्ट पास कराया गया और दिया गया IRDO को, तुम निगरानी करो इसका। ये सब कौन पास कर रहा है? पार्लियामेंट। आप भरोसा करते हैं सब पर, पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, LIC हो, GIC जो भी हो, सबको किसने पास करके नियम कानून बना के दिया है? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने जब देखा कि बैंकों की आड़ में कई कंपनियां बैंक के नाम पर मार्केट से पैसा ले लेकर भाग रही है, ये लगभग 30 वर्षों तक जब झेला देश ने, तो सरकार को लगा कि नहीं, इसका भी एक्ट बनना चाहिए। बैंक तो हम नहीं खोल सकते, लेकिन बैंक के पैरेलल एक व्यवस्था देना चाहिए। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के रिजर्व में 2002 में वैसे ही एक एक्ट का निर्माण होता है। लोकसभा से 2/3 बहुमत राष्ट्रसभा से पास कराया जाता है, राष्ट्रपति की मोहर लगती है और एक एक्ट दिया गया जिसको हम लोग 2002 एक्ट CMCCSL कहते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव CCSL, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और इसको भारत सरकार के सहकारिता विभाग को दिया गया कि तुम इसकी निगरानी करोगे। समझ रहे हैं बात? जिस तरह RBI को दिया गया, जिस तरह RDA को दिया गया, जिस तरह सेबी को दिया गया, उसी तरह से संविधान पार्लियामेंट एक्ट पास करके देती है सहकारिता विभाग को। ये एक्ट उसके पास जाता है 2002 में और कहती है, पावर देती है। बाद में 2005 में 6 में जाकर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आ जाती है, सबको पावर देता है कि इस अधीन में जो काम करेगा उसको रहने दिया जाएगा, बाकी सबको सील कर दिया जाए। जो जो संस्था इस कानून को पालन किया, जो जो इसके दायरे में आती गई, और 10 वर्षों तक समय दिया गया देश में, 2012 तक समय मिला। 2012 तक जो जो संस्था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉलो किया, कही कि जो पिछला काम करते हो उसका हिसाब किताब क्लियर करके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाइसेंस ले लो, तुम बच जाओगे, लीगल हो जाओगे। उस समय हजारों कंपनियां काम करती थी, उसमें से मात्र 1326 कंपनियां रजिस्ट्रेशन लिया क्रेडिट कोऑपरेटिव में अपना पिछला हिसाब किताब क्लियर करके। बाकी सब कंपनियां जानबूझकर नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसकी नीति और नियत साफ नहीं था। वो तो कहती थी भैया कि बैनर हमारा है, हम लाइसेंस ले लिए हैं सरकार से, जुगाड़ टेक्नोलॉजी का, गॉड फार्मिंग के नाम में, प्लांटेशन के नाम में, फिश फार्मिंग के नाम में, डिवेंचर्स के नाम में, निधि के नाम पर, ये सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। यही सब कंपनी बंद हुई है। हेलो, ध्यान दीजिएगा कौन कौन कंपनी बंद हुई है। जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पैसा उठाता था, लाइसेंस तो ले लिया आपने दूध बेचने का और उस दुकान में शराब बैठकर बेचिएगा। लोगों ने नहीं पूछा कि तुमको बंद क्यों किया गया। सरकार का बाप का कोई चीज नहीं जो आकर किसी को बंद कर देगा। कानून बना, उसके अनुसार चलना होगा। कह दिया कानून ने कि 500 का नोट बंद हो गया तो बंद कर दीजिए ना, जबरदस्ती काय चलाने में लगे। सरकार ने सबको आदेश दिया कि तुम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पिछले हिसाब किताब जितना कर्म कुकर्म किया है सब क्लियर करो, आ जाओ क्रेडिट कोऑपरेटिव में। 1326 कंपनियां आई। 1326 कंपनी को छोड़ के हजारों कंपनी को ताला लगा दिया गया। कोई भागी नहीं है। जब सरकार के रूल को फॉलो, 10 वर्ष तक टाइम मिला सबको। और 12 के बाद 13 फरवरी में रोक लग गया। 13 फरवरी के बाद आज तक बना ही नहीं है लाइसेंस। नया लाइसेंस नहीं बनता है क्रेडिट कोऑपरेटिव का, बंद हो गया उसी समय। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस बंद हो चुका है। अब आगे जब RBI आदेश दे, सरकार आदेश दे, तो फिर आगे खुले देगा लाइसेंस, अभी नहीं देती।
तो जो जो कंपनियां आई वो सब बच गई, लीगल हो गई। अब बात यह आई कि कुछ कंपनियां इसमें ऐसे थे जो आ तो गई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लेकिन अपना पिछला हिसाब किताब आज तक क्लियर नहीं किया। किसी को भी क्रेडिट कोऑपरेटिव में समस्या नहीं है। जिसका क्रेडिट कोऑपरेटिव में बॉन्ड दिया उसका पैसा सरकार दे रही है, आज भी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ी कंपनी देश की सहारा इंडिया परिवार, सबसे ज्यादा वो आपका सवाल आता है। सहारा इंडिया परिवार क्रेडिट कोऑपरेटिव का लाइसेंस लगा, इसीलिए उसको ताला नहीं लगाया गया, नहीं तो 2012 में ताला लग जाता उसको। क्रेडिट कोऑपरेटिव में वो 12 में आ गई, लेकिन वो पिछला जो डिवेंचर्स वगैरह में जो पैसा उठाया था उसका हिसाब किताब क्लियर नहीं किया। उसकी वजह से उसकी समस्याएं बढ़ती गई, और क्रेडिट कोऑपरेटिव में जितने पैसे को उसने डाइवर्ट किया था वो सब पैसा सरकार दे रही है, सबका पैसा वापस कर रही है। तो कहां क्रेडिट कोऑपरेटिव में समस्या है भाई? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फ्रेंचाइजी आपके फुलारा में भी चल रहा है, मैं कहता हूं किसी को डाउट हो तो जाओ डीएम के यहां केस करो, उसकी औकात है तो आकर ताला लगा दे, वहां जाइए कंप्लेन कीजिए। हमको किसी ने अधिकार नहीं दिया, हमको संविधान ने अधिकार दिया करने का। किसी माई का लाल का पावर नहीं है ये पूछेगा कि क्यों पैसा तो उठा रहा है, और उसके पास लेटर है। वो फ्रेंचाइजी नहीं है, वो सरकार का चीज है, वो सरकार का चीज है, उसकी सुरक्षा देना यहाँ का डीएम का काम है। जैसे ही फ्रेंचाइजी लिया, जो एड्रेस इन्होंने दिया है उसका 3 मेल आता है एक बार में कंपनी से। एक मेल हमारे जिलाधिकारी के पास जाता है कि फलना जगह फुलारा में इतना नंबर, शॉप नंबर में हमारा एक फ्रेंचाइजी इस नाम से चल रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर उसका है। दूसरा लेटर हमारे सहकारिता विभाग में जाता है। तीसरा लेटर हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरे स्टेट का जो सहकारिता विभाग होते हैं उसके पास जाता है, उनके पास रिपोर्ट है हमारा। भाई ये मामूली चीज ना समझिए। तो जब हम लीगल सही हैं, लोग कहता होगा कि यार भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, तो भैया कंपनियां बंद हुई थी उस समय भी मॉडल थी। पूछिए कि ठीक बात है कि सारी कंपनियां वाकई बंद हो गई तो ये क्यों चल रहा है भाई? ये मोदी जी के बाप का है क्या? ऐसा तो नहीं है। सारी बंद हो गई, मॉडल चल रही तो कुछ तो बात है, सारी कंपनियां चली तो आप लीगल मजबूत हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है आपको। सरकार ने आपको अधिकार, संविधान ने आपको अधिकार दिया पैसा उठाने का। वो जितनी कंपनियां बंद हुई, आंख बंद करके बोलिए उसको अधिकार ही नहीं था पैसा उठाने का, जुगाड़ फंसा के पैसा उठाता था। लेकिन अब बोलिए कि 10 वर्षों से कहां कोई कंपनी बंद हो रही है? पहले तो हर साल 10-50 कंपनी बंद होता था, 10-50 कंपनी आता था, अब कहां आ रहा? हेलो, जवाब दीजिए। 10 वर्षों से कंपनी बंद होते हुए सुन रहे हैं आप? तो क्या भारत के लोग शरीफ हो गया सब? क्या भारत के लोग सब शरीफ बन गया कि अब नहीं भाग रहा है? नहीं, अब देश डिजिटल हो चुका है, अब ऑनलाइन सारी चीजें हो गई। इस डर से नहीं आ रहा, क्योंकि आज आप एक खाता कहीं खुलवाते हैं तो आज ही सरकार रिपोर्ट ले लेती है। जब आपके पास खाता खुलवाते हैं तो आपके पास मैसेज आता है मोबाइल पर, मैसेज मॉडल भेजती है क्या? मैसेज तो सरकार भेजती है, उसका तो ट्राई जो होता है वो पहले जांच करता है तब मैसेज। ट्राई के पास एक मैसेज का रिपोर्ट होता है। आपका सारा सेविंग अकाउंट खुलता है वो नेशनलाइज्ड बैंक से लिंक होकर। आप यदि हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट खुलाएंगे, स्टेट बैंक में आपके अकाउंट है, तो पैसा फिर सेविंग बैंक से स्टेट बैंक में जाता है कि नहीं जाता? सरकार को पता नहीं चलता। किस भ्रम में आप जी रहे हैं भाई? ये भ्रम को निकाल दीजिए आज से। जो भी किंतु परंतु भूत प्रेत जो भी है सब झाड़ देंगे, निकाल दीजिए इससे। कहीं कुछ डर नहीं है, डर को खत्म कीजिए। लोगों को बताइए कि लीगल रूप में 2002 एक्ट के तहत काम करती है। नहीं विश्वास है तो आप तो मोबाइल होता है, पूछो उससे कि 2002 एक्ट या मॉडल क्या है, सब बताएगा। हेलो, यस, जाने आने वाले को जाने दीजिए। तो संवैधानिक अधिकार आपको मिला हुआ है। अब दूसरी नंबर बात यह आती है कि संवैधानिक अधिकार के बाद भी इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट। दूसरा सवाल आपको फील्ड में यह करेगा कि भैया आप 6 साल में 5 साल में डबल देते हैं, अब बैंक तो 11-12 साल में डबल देता है। इस सवाल का जवाब क्या है? पहला, भागे कि नहीं, गारंटी है, लीगल है। दूसरा कि क्यों देती है 6 साल में आपका बैंक और हमारा 12 साल में बैंक क्यों दे रही है 11 साल में डबल? उसका जवाब यह है कि बैंक और हम में अंतर कहां आता है? दोनों तो संविधान की धारा के तहत ही चलते हैं। अंतर सिर्फ यही है
कि बैंक का जो आय का स्रोत है, मुख्य स्रोत, वो उसको लोन के रूप में पैसा कमाना पड़ता है। बैंक जो है पैसा पब्लिक से उठाती है और लोन के रूप में वो पैसा कमाती है, आपको लोन देती है। बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, जितना लोन देखते हैं, गाड़ी उड़ी का लोन, ये सबसे बैंक की कमाई यही है। मैं और अच्छा, इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई तय करती है, बैंक नहीं तय करता। अब रिजर्व बैंक तय कर दिया उसको कि तुम होम लोन पर 8% ब्याज लोगे, तो बेचारा साल में 8% कमाएगा बैंक, तो किसी को 6-7% से ज्यादा कैसे वापस करेगा जिसका वो पैसा लिया। समझ रहे हैं बात कहां है? बैंक को बांध दिया गया है कि आप कमाई ही ऐसा ही करोगे, इतना ही करोगे। इसीलिए बैंक दिन ब दिन समय बढ़ाता जा रहा है। बैंक की समस्या है। हमारे पास क्या है कि हमें अधिकार मिला पब्लिक से पैसा उठाने का, और हमें यह अधिकार दिया गया कि आप मेरे अधिकार में, आप मेरे ऑडिट में, आप पैसे को अपना निजी उद्योग में लगा सकते हो। तो हम निजी कारोबार अपना करते हैं उस पैसे को उठाकर। और कहां कहां लगाते हैं? हम जमीन में पैसा लगाते हैं। जमीन में कभी पैसा डूब सकता है क्या? कभी डूबता है जमीन में पैसा? कहीं आप लगा दीजिए, गड्ढा में लेके छोड़ दीजिए, कभी डाउन होगा रेट? कभी नहीं होगा। तो हम जमीन में पैसा लगाते हैं। और मेरे पास आज 18,000 करोड़ से ज्यादा के हमारे पास जमीन है, लैंड बैंक है कंपनी के पास अभी वर्तमान में। तो जमीनों में हम पैसा लगाते हैं, बेचते हैं। हम अंग्रेजी दवा में पैसा लगाते हैं। अंग्रेजी दवा में लॉस का धंधा है क्या? कभी लॉस हो सकता है? कभी नहीं होता है, बहुत बड़ा मार्जिन का है। इसके बाद हम आयुर्वेद, एफएमसीजी में पैसा लगाते हैं। एफएमसीजी वगैरह भी लॉस का धंधा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम जमीन बेचते हैं लंदन में, दवाई इटली में, और प्रोडक्ट बेचते हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है ना। यहीं पर हम जमीन बेचते हैं, यही हम दवाई बेचते हैं, यही हम प्रोडक्ट बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात, और दुनिया का इकलौता मात्र कंपनी जो एजेंट इसको एफडीआरडी देता है, उसी से जमीन बेचवाता है, उसी से अंग्रेजी दवाई बेचवाता है, उसी से आयुर्वेद बेचवाता है, उसी से क्रिप्टो बेचवाता है, उसी से एफएमसीजी बेचवाता है। ये सारा काम एक ही व्यक्ति से करवाता है। ये दुनिया में अजूबा है। आज तक की धरती पर ऐसा नहीं हुआ। ये धरती पर जो कंपनी पैसा लेती है, वो जो काम करती है, फिर मतलब नहीं रखती है उससे जो एजेंट पैसा ला कर दिया। समझ गए? तो ये पहली कंपनी है। सारा काम तो आईना के सामने आप ही के बीच है, पीछे तो है ही नहीं कुछ। तब किस बात का डर है भाई? हेलो, किस बात का डर है? बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो कई बार मैच्योरिटी ले लिए होंगे। मैच्योरिटी मिलता है यहां पर? ले गए हैं? कोई दिक्कत हुआ है क्या? अब बताइए, सेविंग का इतना अच्छा हमारे पास साधन है, इतना बढ़िया साधन है कि हम 5 साल में पैसा आप लोगों के लिए डबल दे रहे हैं। महिलाओं के लिए अभी ऑफर महिला दिवस पर आया कि महिला यदि पैसा जमा करेंगी तो 5 साल में डबल होगा। अब पुरुषों को 5.5 साल में, 6 महीना आप लोगों को रियायत दिया गया है। हड़बड़ा नहीं, इसलिए दिया गया है कि देखा तो पैसा तो जमा पुरुष करता भी बेचारा कहाँ है, महिला ही के तो नाम पर जमा करता है। इसीलिए दे दिया कि चलो महिला खुश रहे, आप खुश हैं तो दुनिया खुश है। तो 5 साल में डबल, और बैंक 11 साल में दे रहा है, फिर भी बैंक में पैसा जा रहा है, तो आप रोक नहीं सकते इसको।